So what's up students, myself Kushagra and welcome back to your channel जिज्ञासा। तो आज की क्लास में हम जो चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे वो है हमारा, जो कि हमने पिछली वीडियो में चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 1, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमने ये स्टार्ट कर दिया था, तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं आगे। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक द वीडियो। जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो साइड में बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर देना। ये वाला काम जो कि एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग भी एक बार देख लो कि उनका बेल नोटिफिकेशन ऑन है या नहीं, क्योंकि अगर बेल नोटिफिकेशन ऑन होगा तो जब भी मैं कोई भी नई वीडियो लाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। एंड इस वीडियो को शेयर भी कर देना उन स्टूडेंट्स के बीच में जिनको कि इस वीडियो की ज़रूरत है। तो ये सब काम खत्म करने के बाद अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। सो लेट्स बिगिन। तो पहला टॉपिक है हमारा डेमोग्राफिक कंडीशंस। अब क्या क्या डेमोग्राफिक कंडीशंस थे जबकि ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिया में। अब डेमोग्राफिक अगर मुझे चेंजेस जानने हैं किसी भी कंट्री के, तो उसके लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज करना बहुत जरूरी होता है उस कंट्री के अंदर, जो कि है हमारा सेंसस। इंडिया में जो पहला सेंसस हुआ था वो हुआ था 1881 में, जो कि सबसे पहली बार सेंसस किया गया था। और उसके बाद जो सेंसस जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना वो है 1921 का सेंसस, क्योंकि उस टाइम के बाद ही हमारा मेनली जो एक ग्रेट डिवाइड आया था, ब्रिटिश रूल के टाइम में हमारा एक ग्रेट डिवाइड आया था। इसीलिए हम ईयर 1921 को एज अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहते हैं, क्योंकि इससे पहले के जो ईयर है उसको हम एज अ स्टेज 1 मानते हैं और इसके बाद के जो ईयर्स थे उसको हम एज अ स्टेज 2 मानते थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे। अब कुछ लिस्ट ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशंस थी हमारी कंट्री की एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स। पहला है हमारा हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। अब बर्थ रेट का मतलब होता है हमारा कि उस ईयर में पर थाउजेंड बर्थ पे कितने ज्यादा बर्थ्स हुई हैं। एंड डेथ रेट होता है कि उस पर्टिकुलर ईयर में ही पर थाउजेंड में से कितने लोगों की डेथ हुई है। तो एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश पीरियड या फिर ब्रिटिश एरा के टाइम पे इंडिया में बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ही हाई था। सेकेंड है मेरा एक्सट्रीम लो लिटरेसी रेट। अब एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स जो हमारी कंट्री की लिटरेसी रेट थी वो बहुत ही कम थी। वो सिर्फ 16% की लिटरेसी रेट थी हमारी कंट्री के अंदर, और उस 16% में से सिर्फ 7 to 8% ही था जिसमें कि फीमेल्स जो थी वो एजुकेटेड थी। बाकी जितनी भी फीमेल्स थी वो अनएजुकेटेड ही रही थी हमारे ब्रिटिश एरा के टाइम पे। थर्ड है मेरा पुअर हेल्थ फैसिलिटी। अब जो हेल्थ फैसिलिटीज थी जो कि ब्रिटिशर्स इंडियंस को प्रोवाइड कर रहे थे वो भी बहुत ही पुअर क्वालिटी की थी, और जो मेन हेल्थ फैसिलिटीज थी वो जो मेजर सेक्शन ऑफ हमारी सोसाइटी का था उससे दूर ही थी। वो सिर्फ जो रिच क्लास थे या फिर जो अफोर्ड कर सकते थे उस एक्सपेंसिव मेडिकल सर्विसेज को, सिर्फ वही उन्हीं के पास थी वो मेडिकल सर्विसेज। एंड जितनी भी हमारी जो डिजीजेस थी जो कि एयरबोर्न डिजीज या वाटरबोर्न डिजीज, वो बहुत इजीली मासेस के अंदर फैल जाती थी और उससे बहुत लोगों की डेथ हो जाती थी। फोर्थ है मेरा हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का हमारा जो मेन मतलब होता है वो ये है कि पर थाउजेंड में से उस पर्टिकुलर ईयर में कितने बच्चे जो पैदा हुए हैं वो 1 साल के अंदर अंदर ही उनकी डेथ हो गई है। तो ये हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दिखाता है। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत हाई था, एंड क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं थी तो इसलिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज्यादा हाई था हमारी कंट्री में एट द ब्रिटिश पीरियड। फिर फिफ्थ है मेरा लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है वो है कि एक एवरेज लाइफ, एक ह्यूमन बीइंग एक एवरेजली कितनी ज्यादा लाइफ जीता है। तो ये हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का रेट दिखाता है। तो एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो बहुत ही कम थी। तो कुछ 45 से लेकर कुछ 55 के बीच में हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की चलती थी रेट। फिर सिक्स्थ, ये मेरा फेवरेट वाला है, जो कि हर एक प्रॉब्लम के लिए ये चीज सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, वो है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। अब एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश एरा क्योंकि प्रॉपर एजुकेशन नहीं थी, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं थी लोगों के पास, हर कोई सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में ही घुसा हुआ था, एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारी नहीं थी, और सर्विस सेक्टर में भी सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही रहते थे। तो इसी वजह से जो पॉवर्टी थी वो बहुत ज़्यादा फैल गई थी, और पॉवर्टी के वजह से ही हमारी हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट होगी, इलिटरेसी भी ज़्यादा होगी, पुअर हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएंगी क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम होगा। जो भी हमारी डेमोग्राफिक प्रॉब्लम्स थी वो सारी की सारी सिर्फ इसी रीजन के लिए जिम्मेदार थी। तो इसलिए ये मैं मानता हूं कि ये मेरा फेवरेट रीजन है इस चीज में। अगर आपको ये रीजन पता है तो इजीली हर रीजन बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था, जितने लोगों के पास भी ऑक्यूपेशन थी
अब वो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा डेवलप किया गया था ब्रिटिश एरा के टाइम पे, अब हम उसके बारे में जानते हैं। अब मेनली ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का जो मतलब होता है वो यही है कि कितने ज्यादा लोग या कितनी वर्किंग पॉपुलेशन अलग अलग इंडस्ट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट की गई है, या अलग अलग सर्विस सेक्टर्स में, या अलग अलग सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे, ब्रिटिश एरा के टाइम पे इंडिया में जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था वो बहुत ही स्लाइट या बहुत ही लिटिल ही चेंज हो रहे थे। उसमें कोई इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं हो रहा था कि बहुत ज्यादा मास मूवमेंट हो रही थी किसी एक जगह पे। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को हम सिर्फ 2 पॉइंट्स में ही समराइज कर सकते हैं इजीली। सबसे पहला था प्री डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन। अब एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री की जो लगभग की पॉपुलेशन थी, मतलब 75% तक की जो पॉपुलेशन थी, वो सारी पॉपुलेशन सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में ही इन्वॉल्व थी। उसके अलावा और वो कुछ नहीं करते थे। एंड जो बाकी की मेरी 25% बची, वो थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या थोड़ी बहुत सर्विस सेक्टर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था। तो एक बहुत ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था। एंड सेकेंड पॉइंट में हम देख सकते हैं रीजनल वेरिएशन, कि अलग अलग रीजन के हिसाब से कैसे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में वेरिएशंस थे। अब कुछ स्टेट्स जैसे कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और केरला, तो इन सब स्टेट्स में एक बहुत ही बड़ा हमें शिफ्ट दिखा था कि जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ के अब सर्विस सेक्टर में आने लग गए थे। लेकिन कुछ स्टेट्स थे जैसे कि हमारा उड़ीसा हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जो मेन ऑक्यूपेशन या मेन जो प्रोफेशन बढ़ रहा था, अब वो ज्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ ही जा रहा था। यहाँ पे डिपेंडेंसी या एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंसी ऑक्यूपेशन के लिए लोगों की बढ़ गई थी, और जो प्रीवियस स्टेट्स थे हमारे जो हमने डिस्कस किए उसमें डिपेंडेंसी कम हो रही थी, एक डिक्लाइन दिख रहा था हमें। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखते हैं वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में ब्रिटिशर्स ने बहुत ही पुअर स्टेट रख रखी थी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की। प्रॉपरली कुछ भी डेवलप नहीं था, या कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको कि यूज किया जा सके। थोड़े बहुत एफर्ट्स ही मारे गए थे, वो भी कुछ गिने चुने सेक्टर्स में, जैसे कि हमारा रोड्स, रेलवेज, फिर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, तो इन सब सेक्टर्स में ही थोड़ा बहुत किया गया था जो भी इन्वेस्टमेंट था। उसके अलावा और किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर में कोई भी डेवलपमेंट नहीं की गई थी। तो हम अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स को यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है वो है रोड्स। अब रोड्स में क्या क्या डेवलपमेंट हुई थी, जो थोड़ी बहुत भी हुई थी। तो अब जो रोड्स की कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए थी उस टाइम पे, उतनी ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाई थी क्योंकि फंड्स की सबसे पहले कमी थी। एंड जो सेकंड था कि जितनी भी रोड्स बन भी रही थी, वो सारी रोड सिर्फ आर्मी को या फिर रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज करने के लिए ही बन रही थी। उसके अलावा कोई मेरा मोटो नहीं, या उसके अलावा ब्रिटिशर्स का कोई दूसरा मोटो नहीं था। एंड एक और बात है कि जो रोड्स है वो ऑल वेदर रोड्स हमारी कंट्री में बहुत ही कम बन रही थी, या थी ही नहीं। जैसे ही मॉनसून आता था तो रोड पूरी खराब हो जाती थी। तो इसी खराब रोड्स की वजह से जो भी लोग उस एरियाज में रहते थे, उन्होंने नेचुरल कैलामिटीज एंड फेमाइंस को बहुत ज्यादा देखना शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा उनके ऊपर हिट होने लग गई ये सब चीजें। सेकेंड इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया है मेरा रेलवेज। अब रेलवेज में कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई थी। सबसे पहले तो 1850 के टाइम पे हमारे इंडिया में पहली बार रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया था, या पहली बार हमने रेलवे पहली बार देखी थी, और उसके बाद से ऑपरेशन में रेलवे आ गई थी। तो रेलवे को डेवलप करने का भी एक बहुत ही प्राइम मोटिव था ब्रिटिशर्स का, वो ये था कि जब भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल या लॉन्ग डिस्टेंस में अगर कहीं पे भी मुझे आर्मी को या फिर रॉ मटेरियल्स को मोबिलाइज करना है या उनको बहुत जल्दी पहुंचाना है, तो उस केस में रेलवे मेरे लिए बहुत ज्यादा काम आती थी, क्योंकि रेलवे में एक साथ बहुत ज्यादा लोगों को भेजा जा सकता था एक जगह से दूसरी जगह। एंड सेकंड जो रीजन था इसमें वो ये था कि जितने भी कल्चरल बाउंड्रीज थी उसको तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने, या दूसरे दूसरे कल्चर्स को जानने के लिए, वहां पे जाके भी अपने रूल्स को एस्टैब्लिश करने के लिए अंग्रेजों ने रेलवेज का डेवलपमेंट किया। तो पहली रेलवे जो बनी थी, या पहली रेलवे जो स्टार्ट हुई थी, वो इंडिया में मुंबई से लेकर थाने तक के लिए हुई थी, पहली बार रेलवेज। फिर थर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया आता है मेरा एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। अब एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट में भी एज कुछ सेटिस्फैक्टरी कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुई थी। वो उसकी डेवलपमेंट भी मेनली इसी रीजन के लिए हुई थी कि रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सके, रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स का किया जा सके। इसीलिए ही हमारी एयर या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट्स में थोड़ा बहुत भी जो डेवलपमेंट हुआ था, जो हमें देखने को मिला था। एंड फोर्थ जो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया है वो है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में मेनली 2 ही सेक्टर्स थे, एक तो पोस्ट सेक्टर जिसमें हम पोस्ट भेजते थे, लेटर लिखते थे, एंड दूसरा था टेलीग्राफ। अब टेलीग्राफ में धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ आने लग गया, जिसकी वजह से कि थोड़ा बहुत
स्पीड बढ़ गई, लेकिन वो भी एक्सपेंसिव था ज़्यादा लोगों के यूज़ करने के लिए। तो एक जनरल पब्लिक के लिए, एक आम आदमी के लिए टेलीग्राफ को यूज़ करना बहुत मुश्किल होता था। एंड तो वो यूज़ करते थे दूसरा ऑप्शन जो कि था पोस्ट, जिसको कि जाने में बहुत टाइम लगता था पहली बात तो। एंड सेकेंड है कि उतनी अच्छी सर्विसेज नहीं मिलती थी मेरे को, क्योंकि वो सारा कंट्रोल ब्रिटिशर्स के अंडर होता था, तो प्रॉपरली पोस्ट वो नहीं भेज पाते थे और डिले बहुत ज़्यादा होता था। तो इसीलिए यहाँ पे भी कोई डेवलपमेंट एज सच कम्युनिकेशन सेक्टर में भी कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं की गई थी। अब हम देखते हैं कि कुछ रीजंस भी थे। वैसे जो मेन रीजन था वो यही था कि कॉलोनियल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया था इंडिया में। उसके अलावा और कोई रीजन नहीं था ब्रिटिशर्स का कि इंडिया में वो कोई भी तरह का डेवलपमेंट करे। अब हम कुछ सेक्टर्स में ही देख लेते कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ था। सबसे पहले हम देखते हैं रोड सेक्टर में कि रोड को मेनली उन्होंने डेवलप किया था कि आर्मी को मोबिलाइज किया जा सके इजीली, एंड जो भी रॉ मटेरियल है उसको उस कंट्री साइड से उसके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन या फिर नियरेस्ट पोर्ट तक भेजा जा सके और फिर वहां से उसको फॉरेन ट्रेड के लिए भेजा जा सके, एक्सपोर्ट किया जा सके। तो ये सबसे बड़ा रीजन था रोड को डेवलप करने का। फिर रेलवेज को डेवलप करने के भी कुछ लिस्ट ऑफ रीजंस थे। सबसे पहला था कि पूरे इंडियन टेरिटरी के ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखा जा सके। सेकेंड रीजन था मेरा कि क्योंकि अगर रेलवेज बड़े बड़े पोर्ट एरियाज के साथ लिंक्ड रहेंगे तो उससे जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और ट्रेड बहुत स्मूथली चलता रहेगा। फिर अगर हम देखें कम्युनिकेशन में जो सेक्टर में जो डेवलपमेंट हुए थे वो यही था कि इलेक्ट्रॉनिकल टेलीग्राफ आ गया था, जिसकी वजह से स्पीड तो बढ़ गई थी लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, जो कि एक आम इंसान के लिए इसको ऑप्ट करना बहुत ही मुश्किल था। और इसको मेनली करा गया था क्योंकि जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर को बहुत इजीली मेंटेन किया जा सके। अब हम कंक्लूजन देखते हैं कि जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैसे कैसे ब्रिटिशर्स ने उसको डिस्ट्रॉय किया, तो अब हम वो देखते हैं कि कंक्लूजन हमें क्या मिलता है। ऑल्दो हमें पता है कि हमें इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी 1947 15 अगस्त को, एंड लगभग लगभग कुछ 200 साल तक का राज किया था ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर। तो इसको लेके उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें हमें डिस्ट्रॉय, हमारे हर सेक्टर को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, सिर्फ अपने प्राइम मोटिव को या फिर कॉलोनियल इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए या फिर उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने सारी चीज़ें को डिस्ट्रॉय कर दिया। सबसे पहला था कि लो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम भी बहुत लो थी हमारी। फिर जो हमारी पॉपुलेशन थी उसकी ज़्यादातर डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर के ऊपर बढ़ गई थी। थर्ड, जमींदारी सिस्टम को यूज़ किया गया था जिससे कि एग्रीकल्चरर्स को या कल्टीवेटर्स को और ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया जा सके। फिर ट्रेडिशनल मोड ऑफ कल्टीवेशन ही था हमारा, कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, कोई भी इन्वेस्टमेंट ही नहीं की गई थी एग्रीकल्चर सेक्टर में कि एग्रीकल्चर सेक्टर और बेटर तरह से काम या परफॉर्म कर सके। फेमाइंस की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, मतलब लगभग हर एक दो साल के बीच में एक ना एक फेमाइन आ ही जाता था इंडिया में। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था, कुछ बचा ही नहीं था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का। एंड जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ भी था वो भी बहुत ही इनएडिक्वेट हुआ था, प्रॉपरली इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही नहीं था इंडिया में। तो ये सब कुछ पॉलिसीज देख के हम देख सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को पूरी तरह से इंडियन इकोनॉमी को रूइन कर दिया था और बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था, बिल्कुल घुटनों पे ले आए थे वो इंडियन इकोनॉमी को। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि कुछ पॉजिटिव साइड्स भी थे, इतना कुछ नेगेटिव था लेकिन कुछ इसमें से पॉजिटिव साइड्स भी हमारे निकल के आए थे, वो भी जो हमने इंडिपेंडेंस के बाद उसको रियलाइज किया कि हाँ ये इसको हम ऐसा पॉजिटिव तरह से भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें कुछ अच्छा हमारे साथ किया था, वो था सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन्स। अब क्योंकि कमर्शियलाइजेशन हमारा हो गया था, हम कमर्शियल क्रॉप्स बाहर बेच रहे थे, तो इंडिया में कमर्शियल क्रॉप्स या कैश क्रॉप्स की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। एंड उस वैल्यू को फिर जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो उस वैल्यू को हमने यूज़ किया और फिर अपने एक्सपोर्ट्स में रखा उन सब चीज़ों को, जिससे कि हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता रहे। फिर सेकंड था बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब क्योंकि रेलवेज आ गई थी इंडिया में, रोड्स भी थोड़ी बहुत तो डेवलप थी ही थी, मेजर सिटीज़ में रोड्स थोड़ी बहुत डेवलप थी। फिर इससे क्या हमें फ़ायदा मिला कि मेजर सिटीज़ में कम से कम जो मोबिलाइजेशन था वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी मोबिलाइज करने में। और अगर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रैवल करना है तो रेलवेज का एक बहुत अच्छा ऑप्शन था मेरे पास। फिर कुछ जो हाई क्लास के लोग थे, फिर जो रिच क्लास के थे, वो लोग एयरवेज को भी प्रेफर करते थे ट्रैवल करने के लिए, और वाटरवेज भी था हमारा। तो ये सब ट्रांसपोर्टेशन में भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो गया था, जिसको कि हमने बाद में उसको और प्रॉपरली डेवलप किया। फिर थर्ड था चेक ऑन फेमाइन। तो अब क्योंकि ब्रिटिशर्स ने रोडवेज और रेलवेज की डेवलपमेंट कर दी थी, तो इसी वजह से किसी भी एरिया जहां पे कि जो फेमाइन से इफेक्टेड हुआ है, नेचुरल कैलामिटी से जो इफेक्टेड हुआ है, उस एरिया तक जो रिलीफ
आइटम्स हैं उन सबको भेजना बहुत ईजी हो गया था, क्योंकि मोबिलाइजेशन थी, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी थी और बहुत स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन थी। अब फोर्थ है मेरा शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से पहले हम लोग बार्टर सिस्टम पे थे, ऐसा उन लोगों को लगता था, लेकिन उस टाइम पे भी करेंसी थी लेकिन कोई सेंट्रलाइज करेंसी नहीं थी। तो ब्रिटिशर्स ने हमें एक सेंट्रलाइज्ड करेंसी दी थी कि पूरे इंडिया में, पूरी कंट्री में एक ही तरह की करेंसी होनी चाहिए, जो कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमने इस चीज को अडॉप्ट किया था। फिफ्थ है मेरा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स के आने से पहले उतना कोई इतना इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप नहीं था। हर एक किंगडम का अपना अपना एडमिनिस्ट्रेशन था। तो सबसे पहले तो हमें एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम मिला और उसमें एफिशिएंसी बढ़ गई, क्योंकि अब हम आईएएस ऑफिसर्स, मतलब सिविल सर्वेंट्स को हमने एम्प्लॉय करना शुरू कर दिया। उनकी एक बहुत अच्छी रेलेवेंस बन गई हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा, वो है स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये टाइम आ गया कि ब्रिटिशर्स हमारे जा चुके हैं इंडिया से, तो अब इस टाइम पे हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। कुछ लिस्ट ऑफ टाइप्स थे हमारी इंडियन इकोनॉमी के एट द टाइम ऑफ या ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे। सबसे पहला था हमारा कॉलोनियल इकोनॉमी। तो जो कॉलोनियल रूल था, जो ब्रिटिश रूल था, उसने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया लगभग 200 साल तक के लिए। तो इन 200 साल में जो, क्योंकि इतना लंबा हमारा एक्सप्लॉइटेशन हुआ था, तो कुछ चीजें हमारे अंदर रूटेड रह गई थी। सबसे पहला था कि ब्रिटिशर्स ने जितना भी हमारा वेल्थ था हमारी कंट्री का, जो भी रिसोर्सेज थे हमारी कंट्री के, उन सबको ड्रेन आउट कर दिया था। जितने भी नेचुरल रिसोर्स या रॉ मटेरियल था उसको सारा सप्लाई करते थे वो बाहर, और फिर फिनिश गुड्स को इंडिया में बेचते थे, कि इंडिया को उसने एज अ मार्केट ही रखा था हमेशा। तो ये इंडियंस के लिए प्रॉब्लम थी। उसके बाद कमर्शलाइजेशन बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से जो फूड क्रॉप्स थी उसके ऊपर हमारा ध्यान कम हो गया था। हर एक एग्रीकल्चर या कल्टीवेटर सिर्फ कमर्शियल क्रॉप्स ही उगाने लग रहा था। तो ये एक प्रॉब्लम थी। और एक और प्रॉब्लम थी कि क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इतने लंबे टाइम तक हमें एक्सप्लॉइट किया, तो वो चीज़ हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डीप इनसाइड घुस चुकी थी, एंड हम उससे अब जाके थोड़ा बहुत बाहर निकल रहे हैं। सेकेंड है मेरा सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। अब ब्रिटिशर्स के पीरियड का खत्म या एंड आते आते हमारी इकोनॉमी दो तरह की बन गई थी। एक तो फ्यूडल इकोनॉमी बन गई थी, जिसमें कि हमारा लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में एक रिलेशनशिप आ गया था, कि ये दो अब कैटेगरीज बन गई थी हमारी। क्योंकि उससे पहले तक जो कल्टीवेटर है वही उस लैंड का ओनर था, लेकिन अब लैंड का ओनर अलग बंदा है और उस पर कल्टीवेशन करने वाला अलग बंदा है। तो जिसकी वजह से एक रिलेशनशिप आया, और यहाँ पे हमेशा लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो अपने टेनेंट्स को हमेशा एक्सप्लॉइट ही करते थे। तो ये एक प्रॉब्लम थी। तो हाँ, अब सेकंड था हमारा कि इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटलिस्टिक सिस्टम। अब एक कैपिटलिस्टिक सिस्टम भी इंडिया में आ गया था, जो कि ये दिखाता था कि अब एक मालिक और एक लेबर, ये दो क्लास बन गए थे, जिसमें कि मालिक हमेशा अपने लेबर्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता ही रहता था। थर्ड है मेरा स्टैग्नेंट इकोनॉमी। अब स्टैग्नेशन का मतलब होता है कि ठहरा हुआ या फिर स्टॉप्ड या फिर बिल्कुल पॉज में। तो अब इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एकदम स्टैग्नेंट हो चुकी थी, क्योंकि जो हमारा जो नेशनल इनकम था वो लेस देन 2% था, एंड जो पर कैपिटा इनकम था वो 0.5% पे चल रहा था। तो हमारी इकोनॉमी की बहुत बुरी हालत थी, हम बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट हो चुके थे और बहुत ही लो लेवल पे स्टैग्नेंट थे। फिर फोर्थ है मेरा बैकवर्ड इकोनॉमी। अब जो इंडियन इकोनॉमी थी, जो एक टाइम पे वर्ल्ड को लीड करती थी इकोनॉमी के नाम पे, या इकोनॉमी के ऊपर वर्ल्ड को एक तरह से वर्ल्ड की लीडर थी इकोनॉमी में, तो उसको बिल्कुल ही बैकवर्ड इकोनॉमी बना दिया था। अब कुछ कुछ स्पेसिफिक चीजें करके, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी था हमारा। फिर सेकंड है कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन हम यूज करते, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का एस्टैब्लिशमेंट हो ही नहीं रहा था। फिर हाई बर्थ रेट, डेथ रेट था, हाई इलिटरेसी रेट था हमारी कंट्री में। उसके बाद लो पर कैपिटा इनकम था हमारी कंट्री के अंदर, एंड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी उस टाइम पे। तो ये सब कुछ रीजन है जिसकी वजह से कि हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी बन के ही रह गई थी। फिफ्थ है मेरा डिप्लीटेड या फिर डेप्रिसिएटेड इकोनॉमी। अब ये क्या बला है, अब इसको हम देखते हैं कि क्या ये है, क्या चीज एक्चुअली में। अब क्योंकि जब अंग्रेज हमें छोड़ के गए थे या अंग्रेज थे भी, तो इंडियन इकोनॉमी डिप्लीटेड इकोनॉमी थी। अब डिप्लीटेड इकोनॉमी का मतलब होता है कि ऐसी इकोनॉमी जिसके इकोनॉमिस्ट या फिर जो हेड है, उन्होंने कोई भी ऐसा एफर्ट नहीं लिया अपने फिजिकल एसेट्स को चेंज करने का, जो कि एक्सेसिव यूज होने की वजह से उनका डेप्रिसिएशन हो रहा था या फिर उनकी वैल्यू कम ही होती जा रही थी। अब इसको हम समझते हैं कुछ स्ट्रैटेजीज के हिसाब से जो उन्होंने किया था। क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो इंडिया को जस्ट एज अ सप्लायर इकोनॉमी रखा गया था। तो जितनी भी हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज थी, वहां पे सिर्फ वॉर टाइम गुड्स ही प्रोड्यूस हो रहे थे, चाहे हम बात करें एमुनेशंस या गन्स, टैंक्स, मतलब मेनली जो भी
वॉर टाइम गुड्स प्रोड्यूस होते तो वही प्रोड्यूस हो रहे थे। अब जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो खत्म होने के बाद जो हमारी इकोनॉमी में थे ब्रिटिशर्स, उन्होंने कोई भी एज सच एफर्ट नहीं मारा कि जो भी एसेट्स हमारे पड़े हुए हैं फिजिकल एसेट्स, उनको चेंज करके कुछ पीस टाइम गुड्स बनाने वाले एसेट्स को लाया जाए। तो ऐसा कोई एफर्ट नहीं डाला था ब्रिटिशर्स ने, तो जिसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी थी वो डिप्लीटेड होती जा रही थी और उसके जो फिजिकल एसेट्स थे वो डेप्रिसिएटेड ही होते जा रहे थे हमेशा। एंड लास्ट है मेरा एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी। अब ये बहुत ही ज़्यादा गलत किया था हमारे साथ या इंडियंस के साथ ब्रिटिशर्स ने, वो था कि हमें एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी कर दिया था। पहले इंडिया पूरा एक सब कॉन्टिनेंट था, बड़ी सी एक खुद में ही एक कॉन्टिनेंट हमारा कहा जाता था, लेकिन ब्रिटिशर्स के बाद उन्होंने हमारी इकोनॉमी को एम्प्यूटेट कर दिया, मतलब अलग कर दिया, जो कि पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का। तो जिस पार्टीशन में ऐसा माना जाता है कि कुछ 30 मिलियन से लेकर 50 मिलियन तक के लोग मारे गए थे, और इतने ज़्यादा लोग, इतना ज़्यादा मैसेकर आज तक किसी वॉर तक में नहीं हुआ ऐसा कि अब इतना ज़्यादा मैसेकर किसी ऐसे इवेंट में जहां पे कि वॉर इन्वॉल्व नहीं है, ये जस्ट एक पार्टीशन हुआ है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो इतने ज़्यादा लोग कभी भी नहीं मरे थे हमारे। और इतना बड़ा मैसेकर सिर्फ उस पार्टीशन की वजह से ही हुआ था। और एक और प्रॉब्लम हुई थी कि जो रिसोर्सेज थे हमारे, जो रॉ मटेरियल्स थे, वो उनकी शिफ्टिंग हो गई थी, क्योंकि एक टाइम पे इंडिया वाज द ओनली एक्सपोर्टर ऑफ जूट। इंडिया से ही सारा जूट एक्सपोर्ट होता था। अब जैसे ही वो बांग्लादेश अलग अलग कट के हुआ, अब जैसे ही वो ईस्ट पाकिस्तान अलग कट गया हमारे इंडिया से, जो कि आज के टाइम में जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, तो वहां पे ही मेन जितना भी जूट का प्रोडक्शन या जितनी जूट की कल्टीवेशन हो रही थी वो सारी ईस्ट पाकिस्तान में हो रही थी और थोड़ी बहुत इंडिया में हो रही है। तो उस डिवीजन या उस पार्टीशन की वजह से जो भी हमारे रिसोर्सेज थे वो ज़्यादातर रिसोर्सेज चले गए थे दूसरी कंट्री के पास, और हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी गिरने लग गई थी उस चीज़ों से। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 1 है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वो चैप्टर खत्म होता है। अब इस चैप्टर में हमने आज की जो पार्ट 2 था उसमें हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे। सबसे पहला टॉपिक था मेरा डेमोग्राफिक कंडीशंस, कि क्या क्या डेमोग्राफिक कंडीशंस थी इंडिया की एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश पीरियड। फिर सेकंड है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कैसा हुआ था, कितना हुआ था। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, कैसे कैसे लोग किस किस फील्ड में लोग ऑक्यूपेशन में थे, किस सेक्टर में लोग ऑक्यूपेशन में ज़्यादा थे। फिर हमने देखा कि रीजंस क्या थे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के, कि कुछ स्पेसिफिक रीजंस की वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था। फिर हमने देखा कि कंक्लूजन क्या आया इसका, कि जो भी ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय किया उसका कंक्लूजन क्या हुआ था। फिर हमने देखा कि यार इतने ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स है, तो कुछ हमने पॉजिटिव पॉइंट्स भी ढूंढे। ब्रिटिश इकोनॉमी जब हमारे पास से चली गई तो कुछ हमने पॉजिटिव पॉइंट्स भी ढूंढे इसमें से। एंड लास्ट हमने देखा कि स्टेट क्या था इंडियन इकोनॉमी का ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी कैसे कैसे किस किस टाइप की इकोनॉमी बन चुकी थी। एंड वीडियो को लास्ट खत्म करने से पहले, stay safe, stay healthy, stay learning, and stay at home. And remember, guys, you all can achieve anything you want if you put your time and effort to that thing only. Thanks for watching, guys. Goodbye.